बांग्लादेश के ढाका में आग लगने से भीषण हादसा हुआ है। 44 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के झुलसने की खबर है। 7 मंजिला इमारत में आग लगने से भीषण हादसा हुआ है। ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं सभी घायल। आग लगने की अभी तक वजह नहीं पता चल पाई है, लेकिन इस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। जो जानकारी सामने आई है, अभी तक 44 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग इस आग में झुलसे भी हैं, घायल भी हुए हैं। अब देखिए किस तरह से पूरी की पूरी इमारत इस आग में लिपटी हुई है, इस अग्निकांड में झुलस रही है। तो ये तस्वीरें ढाका की, जहां पर ये 7 मंजिला इमारत आग की लपटों से घिरी है और किस तरह से फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे थे इस आग को बुझाने की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग पर नियंत्रण पाने तक 44 लोगों की मौत की खबर है और साथ ही बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। ये देखिए पानी की तस्वीरों, पानी के जरिए किस तरह से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक तस्वीर, और ये जो पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, ये आग लगने के समय की है जब ये इमारत धू धू करके जल रही थी इस अग्निकांड में, और इस अग्निकांड में बचाने की कोशिश लगातार की गई, लेकिन फिर भी 44 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो बांग्लादेश की राजधानी में भीषण अग्निकांड और इस इमारत में आग लगने से 44 लोगों की मौत। और खबर राजनीति से जुड़ी हुई, बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीईसी की बैठक में लगी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर। रात में करीब 4.5 घंटे तक हुई सीईसी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहे। 16 राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। तो ये लंबी बैठक चली है, रात करीब 4.5 घंटे तक सीईसी की ये बैठक चली और ये अब बात सामने आ रही है कि आज पहली लिस्ट आ सकती है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात करीब 11 बजे शुरू हुई और 4.5 घंटे तक मंथन हुआ। सबसे पहले देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी के उम्मीदवारों पर करीब 25 मिनट तक चर्चा की। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सभी 42 सीटों पर चर्चा हुई इस बैठक में। इसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। बीजेपी आज छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना के उम्मीदवारों पर भी मंथन हुआ। खबर है कि बीजेपी 3 सीटिंग सांसदों को इस बार दोबारा टिकट दे सकती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल की सभी सीटों पर चर्चा हुई। आज इनमें से 5 से 6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। राजस्थान की भी सीटों पर चर्चा हुई और इस दौरान राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। तो सीईसी की बैठक में इन तमाम राज्यों के लोकसभा सीटों और उनके उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश की भी सभी सीटों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक छिंदवाड़ा को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव के अलावा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। अनंत प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अनंत, काफी लंबी बैठक हुई, काफी मंथन हुआ। जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं उसमें बड़े राज्य यूपी, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश भी हैं शामिल। कितने की लिस्ट आज आ सकती है और किन की सीटें लगभग कंफर्म मानी जा रही है? जी देखिए, बीजेपी अपना तीसरा टर्म लेने के लिए जनता के बीच जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। कल लगभग सुबह 3 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग तक बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बैठक चली है और इस बैठक में एक एक सीट पर 16 राज्यों का जिनका आपने जिक्र किया, एक एक सीट पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई, जो सर्वे रिपोर्ट्स अलग अलग है उनको लेकर चर्चा हुई, कौन सा कैंडिडेट जो है जीतने की स्थिति में है। और यही वजह है कि बैठक
सुबह 3:20 तक लगभग चली है। 3.5-4 घंटे की बैठक चली है और इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलग से ही एक सीएम निवास पर बैठक की, उसके बाद ये लोग बैठक पर आए थे। तो यही वजह है कि बीजेपी ने एक 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बीजेपी जारी कर सकती है। और जो बड़ी बात आपने कही कि बड़े नाम कौन कौन हो सकते हैं, तो पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट का नाम होगा। संभावना है कि पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री इस बार भी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तो बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, इनके नाम भी पहली ही सूची में आज जारी किए जा सकते हैं। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है, असम के लगभग 40% उम्मीदवार बदले जाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही। डिब्रूगढ़ से केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली का नाम कटा। रामेश्वर तेली को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। सिलचर से राजदीप रॉय का टिकट कटा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केरल, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। बस उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होना बाकी है। अगले हफ्ते कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। अगले हफ्ते कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होने वाली। बैठक में यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और जम्मू की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। और पीएम आज झारखंड और पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। झारखंड के धनबाद में करेंगे जनसभा। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में भी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम आज और कल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम सुबह करीब 11 बजे झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंचेंगे। पीएम यहां 35,700 करोड़ रुपए की कई विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम झारखंड में 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। झारखंड से पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली के औरंगाबाद से 7,200 करोड़ रुपए की कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी शनिवार को बिहार के औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां से वो बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पश्चिम बंगाल से पीएम शनिवार को बिहार का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम औरंगाबाद में जहां 21,400 करोड़ रुपए की कई विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी शनिवार शाम बिहार के बेगूसराय में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिहार को करीब 13,400 रुपए से ज्यादा के कई बड़े प्रोजेक्ट का तोहफा भी दिया जाएगा। पीएम मोदी बिहार में 4 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पटना में गंगा नदी पर एक नए 6 लेन पुल की आधारशिला रखेंगे और पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास भी करेंगे। और संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की रिमांड कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। रिमांड कॉपी में क्या है बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रिमांड कॉपी के पहले पन्ने में कहा गया है कि शाहजहां शेख ने जांच अधिकारियों के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। रिमांड कॉपी में वेस्ट बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि आरोपी अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है। जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने और गवाहों को धमकी देने की पूरी संभावना है। पुलिस ने शाहजहां शेख की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि शाहजहां शेख की रिहाई से नजर पुलिस स्टेशन एरिया में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। और संदेशखाली के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर आरोप है कि पिछले 15 सालों से संदेशखाली के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचार से तंग आकर लोगों ने हिम्मत बुलंद की, जिसका नतीजा है कि शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में है। शाहजहां शेख के मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है। पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा है और संदेश के लिखा संदेश
देश की गली गली में गया है कि ममता जी के राज में जंगल राज कैसे है। वहीं असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सहित कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राणा के साथ और भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में ज्वाइन किया है, क्या वजह थे आप कांग्रेस? देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता रहता है, इसीलिए छोड़ के जाना पड़ा। राणा ने बुधवार को कांग्रेस की असम इकाई से इस्तीफा दे दिया था। इसके पहले वो कई राजनीतिक कारणों का हवाला देकर पार्टी के संगठन प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। अमरोहा जिले में सांसद दानिश अली के लापता होने के पोस्टर्स लगाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा में सांसद दानिश अली के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। दानिश पिछले चुनाव में इसी लोकसभा सीट के लिए बीएसपी से चुने गए थे। जिले भर में उनके विरोध में पोस्टर चिपका दिए गए। पोस्टर पर लिखा है कि अमरोहा सांसद लापता, ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा। अभी ये साफ नहीं हो सका है कि ये पोस्टर किसने लगाया है। मामले में अब तक सांसद की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। माना जा रहा है कि अमरोहा सीट पर सांसद दानिश अली कांग्रेस से मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वो उनके साथ नजर आए थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से टिकट के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। और कर्नाटक सरकार का मंदिरों से जुड़ा एक विधेयक इन दिनों चर्चा में है। इस विधेयक का बीजेपी और जेडीएस दोनों विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार का मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया है। हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ संशोधन विधेयक पिछले हफ्ते विधान परिषद में बीजेपी और जेडीएस के विरोध की वजह से पारित नहीं हो सका था। विधेयक में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच वार्षिक आय वाले मंदिरों से 5% और 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों से 10% राजस्व जुटाने का प्रस्ताव। मंदिरों से जुटाई गई रकम को शीर्ष श्रेणी के मंदिरों के पुजारियों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। और किसानों के दिल्ली कूच पर आज फैसला लिया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान बैठक में आगे की रणनीति बनाएंगे। देखिए रिपोर्ट। आंदोलन कर रहे किसानों की दिल्ली कूच करने की योजना एक बार फिर से टल गई। किसान अब आज आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने 29 फरवरी तक आगे बढ़ने का ऐलान किया था। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन में हिंसा करने वाले लोगों के पासपोर्ट रद्द करने वाले हरियाणा पुलिस के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा है, पासपोर्ट और वीजा जारी करते हुए कुछ नियमों और शर्तें होती हैं। अगर किसी को उन नियमों का उल्लंघन करने का मामला आता है तो कार्रवाई हो सकती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन में शंभूकरण की मौत के मामले में हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच लेटर वॉर जारी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दफ्तर से जारी लेटर में उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया है। लेटर में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के कुछ बयानों का भी जिक्र किया गया है। दरअसल बुधवार को उपराज्यपाल ने एक चिट्ठी लिखी थी जिस पर केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए राजनीतिक बताया था, जिसके जवाब में उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को उनके पुराने बयानों की याद दिलाई। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच बयानबाजी हो रही है। और आज से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है जो 15 मार्च तक चले। प्रश्नकाल सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 2 और 3 मार्च को विधानसभा बंद रहेगी। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। बहस के लिए सिर्फ एक दिन निर्धारित किया गया है। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल चीमा बजट पेश करेंगे, जिस पर 6 मार्च को बहस होगी। बजट पर बहस के लिए भी एक दिन का ही समय सदस्यों को मिलेगा। 15 मार्च को बजट सत्र का आखिरी दिन होगा। 15 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान 5 छुट्टियां रहेंगी। और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने दावा किया कि उनसे फिरौती की मांग की गई। उन्होंने पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने खुलासा किया कि उन्हें कुछ दिन पहले एक गैंगस्टर का धमकी भरा फोन और मैसेज मिला है, जिसमें व्हाट्सएप कॉल करने वालों ने उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी।
चन्नी ने कहा कि वो इस मामले की शिकायत पुलिस से कर चुके हैं, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी ने उनसे बात तक नहीं की। उनका कहना है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री ही गैंगस्टर से सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक से निकलकर चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत की और बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल होने लगे और अभी हम लोग बड़ा एकदम नीचे से हम लोग को काम करना है। अगले वित्तीय वर्ष जो शुरू होने वाला है 2024-25, उसमें हम लोग 4.5 लाख जो है लोगों को, लाभुकों को अब आवास देंगे। और ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यह सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्वामित्व की मांग वाली 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। साथ ही व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप गलत है। मस्जिद समिति की दलील है कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी दूसरे तहखाने के भीतर पूजा करने का अधिकार नहीं है। काशी में सिर पर टोपी, माथे पर तिलक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। ज्ञानव्यापी विवाद के बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई कार्यकर्ताओं ने वाराणसी पहुंचकर गुरुवार शाम बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और मंदिर के गर्भगृह में जाकर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञानव्यापी तहखाने के पास जाकर वहां से झांकी दर्शन किया। दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम बाबा यानी अपने पूर्वज के दर्शन करने आए थे। भले ही हमारा धर्म अलग हो, लेकिन हमारे पूर्वज एक है और काशी में हम सारे लोग दर्शन करके बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की कि भारतवर्ष हमेशा प्रेम, सद्भाव और सब मिलजुल कर रहने का देश है। आयकर विभाग ने कानपुर के एक बड़े तंबाकू कारोबारी के कई ठिकानों पर क्यों छापेमारी की, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने एक बार फिर छापे की बड़ी कार्रवाई की। नयागंज इलाके में एक तंबाकू कंपनी पर गुरुवार दोपहर को अचानक ही आयकर अफसरों की कई गाड़ियां पहुंची। आयकर अफसरों के मुताबिक पिछले काफी समय से करोड़ों रुपए की कार चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसकी जांच के लिए ये छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक कारोबारी सभी प्रमुख पान मसाला कारोबारियों को बड़े पैमाने पर तंबाकू सप्लाई करते हैं। शहर से शिफ्ट होने के बाद भी यहाँ से बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है। पिछले कुछ सालों से रिटेल के मिलान में कारोबार बढ़ने के बाद भी कम कर चुकाया जा रहा था। और राजस्थान के अलवर से धर्म परिवर्तन के लिए जबरन दबाव बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के अलवर में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है। यहाँ कॉलेज पढ़ने वाली 2 बहनों का आरोप है कि किराए के मकान में उनके साथ में रहने वाली 2 युवतियों ने उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। उन पर धर्म बदलवाकर मुस्लिम युवक से जबरन दोस्ती कराने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपी लड़की सहित एक युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच कर रही है। देखिए, जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा कि जो सकीना और काजल है ये मुझे कहती हैं कि तुम इससे वसीम से दोस्ती करो और अपना धर्म परिवर्तन करके इससे शादी करो। महाराष्ट्र के पालघर जिले में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने 2 लोगों की कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना पालघर के कूड़न गांव की है। ये शख्स पिछले कुछ दिनों से गांव में घूम रहा था। लोगों ने इसे मानसिक तौर पर विक्षिप्त समझकर ध्यान नहीं दिया और गांव वालों की ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बीती रात एक शख्स ने कुतला से हमला करके 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इसने एक और घर पर हमला किया, लेकिन लोगों ने शोर मचाकर वहां से भगा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आरोपी दलदल में छिपकर बैठा था, जिसे पुलिस ने खींचकर बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के साइको किलर होने का दावा किया जा रहा है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा मामले में उत्तराखंड पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोइद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब्दुल मोइद को उत्तराखंड पुलिस ने वांटेड घोषित कर रखा था। बनपुलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोइद, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया। भारत नेपाल के रक्सौल से चीन के एक नागरिक को पकड़ा गया है। एसएसबी और भारतीय कस्टम विभाग की टीम ने उसे घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया। भारत नेपाल सीमा पर पूर्व चंपारण के रक्सौल बॉर्डर से गुरुवार को चीन के एक नागरिक को इमरजेंसी विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम फेंग जन शान बताया जा रहा है। नेपाल के वीरगंज से रक्सौल के रास्ते भारत में प्रवेश के दौरान एसएसबी एवं इमिग्रेशन विभाग के संयुक्त एक्शन में पकड़ा। उसके पास कोई अवैध पासपोर्ट एवं वीजा नहीं मिले। गिरफ्तार चीन के नागरिक से केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को काठमांडू से वीरगंज बस से आया था। भारत के बॉर्डर का बाजार घूमने जा रहा था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जमीन विवाद को लेकर यूपी के हरदोई में एक मां बेटी को बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मारपीट और चीख पुकार की ये तस्वीरें यूपी के हरदोई से सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में दबंगों ने मां बेटी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मां बेटी की शिकायत सुनने के बाद थाना अध्यक्ष को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति का तत्काल गिरफ्तार करते हुए 151 में कार्रवाई की गई थी। 3 व्यक्तियों के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई की गई है। विवेचना गहनता से की जा रही है और जल्द से जल्द विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। और नक्सलियों के गढ़ में पहली बार परीक्षा हो रही है। इतना ही नहीं, 36 छात्रों के लिए प्रश्न पत्र भी हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा में सरकार पहली बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन कर रही है। आज से ही हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद संवेदनशील इलाके जगनगुड़ा में हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। जगनगुड़ा के 36 छात्रों के लिए पहली बार उनके इलाके में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। राज्य सरकार ने ये कवायद नक्सल प्रभावित जिले में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शुरुआत की है। अब तक यहाँ के छात्रों को परीक्षा देने के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और पिछली तिमाही में देश की विकास दर 8.4% रही। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा। भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही। वर्ष 2023-24 की दिसंबर तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 8.4% की तेज रफ्तार के साथ बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया। अनुसून ने गुरुवार को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में वित्त वर्ष 2024 के लिए वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर 7.6% कर दिया है। इससे पहले जनवरी में अनुसून ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान जताया था। और मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुका है। प्री वेडिंग फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जामनगर पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड के किंग खान जामनगर पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार जामनगर पहुंच चुका है। प्रेगनेंसी की खबर शेयर करने के बाद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहली बार एयरपोर्ट पर दिखे। दोनों जामनगर पहुंच चुके हैं। सलमान खान को भी जामनगर एयरपोर्ट पर देखा गया। एयरपोर्ट पर सलमान कैजुअल लुक में नजर आए।